हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम लोग इंटरनेशनल लॉ में जो टॉपिक न्यू लेने जा रहे हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ, या राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय विधि के बीच का जो संबंध है वो हम आज देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विधि जिस तरीके से स्टेट्स के संबंधों को रेगुलेट करती है, जिस तरीके से राज्यों के संबंधों पर लागू होती है, वैसे ही जो म्यूनिसिपल लॉ है, म्यूनिसिपल लॉ जिसे आप स्टेट लॉ या राज्य विधि या राष्ट्रीय विधि कह सकते हैं, जो म्यूनिसिपल लॉ है वो या जो स्टेट लॉ है वह व्यक्तियों तथा निगमित इकाइयों के ऊपर लागू होता है। निगमित इकाइयों जिनको आप कॉरपोरेट एंटिटीज कहते हैं, तो इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेट एंटिटीज के ऊपर जो लागू होता है वो राष्ट्रीय विधि है या स्टेट लॉ है। और जो स्टेट्स के आपसी संबंधों में, जो अलग अलग राज्यों के आपसी संबंधों को विनियमित करता है या रेगुलेट करता है, वो इंटरनेशनल लॉ है। तो दोनों के बीच में संबंध होना बहुत नेचुरल है, ऑब्वियस है, क्योंकि आप इसको इस तरीके से समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा दी गई जो राजनीतिक उन्मुक्तियां होती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा जो उन्मुक्तियां या इम्यूनिटीज दी जाती हैं, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज दी जाती हैं, वो कोई स्टेट्स के लिए दी जाती हैं। तो कोई भी स्टेट उसे कब अप्लाई कर पाएगा, कब उसे इंजॉय कर पाएगा, जब वो अपने खुद के स्टेट के न्यायालयों द्वारा उसे अप्लाई करेगा। जब किसी भी स्टेट के जो कोर्ट्स हैं, अगर उसे इंजॉय कैसे करेंगे, जब इंटरनेशनल इम्यूनिटीज जो दी जाती हैं उन्हें उस राज्य की जो न्यायालय है उसको लागू करेंगे या उसको अप्लाई करेंगे, तभी तो वो इंटरनेशनल लॉ लागू होगा ना, स्टेट्स के थ्रू ही लागू होगा। तो आप सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा दी गई राजनीतिक उन्मुक्तियां उस समय तक अर्थहीन बनी रहेंगी जब तक उन्हें राष्ट्रीय विधि द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी। अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा राष्ट्रीय विधि, जब तक अंतर्राष्ट्रीय विधि को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, तब तक मतलब दोनों में संबंध होना बहुत जरूरी है। ये कहते हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज ग्रांटेड बाय इंटरनेशनल लॉ वुड बिकम मीनिंगलेस अनलेस दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय म्यूनिसिपल लॉ। इसके अलावा एक्स्ट्राडिशन, जैसे आप प्रत्यर्पण की संधि जैसे कहते हैं, प्रत्यर्पण का मतलब जब आपके यहाँ से कोई सिटीजन आपका क्राइम करके दूसरे देश में भाग जाता है, तो एक्स्ट्राडिशन एक इंटरनेशनल लॉ का सिद्धांत है। तो इंटरनेशनल लॉ जब प्रत्यर्पण करेगा, किसी अपराधी का प्रत्यर्पण आपको कर देगा, वापस आपको देगा, तो जब तक आपके स्टेट का कोर्ट उसे अप्लाई नहीं करेगा, उसको इंजॉय नहीं करेगा, उसको लागू नहीं करेगा, तब तक वो लॉ मीनिंगलेस है। इंटरनेशनल लॉ का जो वो सिद्धांत है वो मीनिंगलेस रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि प्रत्यर्पण के नियम राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा ही लागू किए जाते हैं, तो वो जब तक इसे लागू नहीं करेंगे, इंटरनेशनल लॉ को, एक्स्ट्राडिशन के लॉ को राष्ट्रीय विधि जब तक लागू नहीं करेगी, तब तक वो मीनिंगलेस है। तो दोनों में संबंध बहुत आप कह सकते हैं कि बिना दोनों के आपस में संबंध अगर नहीं होंगे तो इंटरनेशनल लॉ लागू ही नहीं होगा। तो ये कहते हैं कि अब ये भी जरूरी है कि दोनों लॉ के जो सिस्टम है, ये इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ है, अगर इनमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन होता है, अगर इसमें कोई परेशानी होती है दोनों को, तो इसमें प्राइमरी या फिर इसको प्रमुखता किसको दी जाएगी, तो इसमें दोनों में इंटरनेशनल लॉ और स्टेट लॉ में प्रमुखता किसे दी जाएगी, इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज इमर्ज हो चुकी हैं, बहुत सारे सिद्धांत सामने आए हैं, जो कि हम एक एक करके देखेंगे और तब फिर हम देखेंगे कि दोनों में रिलेशनशिप कैसे होता है। तो फर्स्ट आपका दो तरीके के सिद्धांत इसमें, डुअलिस्टिक थ्योरी है, द्वैतवादी सिद्धांत जिसको आप कहेंगे, और दूसरा मोनिस्टिक थ्योरी है जिसको आप एकात्मक सिद्धांत कहेंगे। तो हम पहले डुअलिस्टिक थ्योरी देखेंगे। According to dualistic theory, international law and municipal laws of several states, जो बहुत सारे देशों के अलग अलग राज्यों के म्यूनिसिपल लॉ है, स्टेट लॉ है, वो और ड्यूलिस्टिक जो इंटरनेशनल लॉ है, वो दो डिस्टिंक्ट, सेपरेट और सेल्फ कंटेन्ड लीगल सिस्टम है। जो द्वैतवादी सिद्धांत है वो कहता है कि जो अंतरराष्ट्रीय विधि है और जो अलग अलग देशों की, अलग अलग राज्यों की विधियां हैं, वो पूरी तरीके से भिन्न, डिस्टिंक्ट, सेपरेट, पृथक, और सेल्फ कंटेन्ड का मतलब होता है स्वयं पूर्ण systems हैं। Such a law avoids any question of supremacy of the one system of law over the other, since they share no common field
ऑफ एप्लीकेशन ईच इज सुप्रीम इन इट्स ओन स्फेयर। ये कह रहे हैं कि दोनों की अलग अलग फील्ड है, उनका आपस में एक दूसरे के ऊपर कोई सुप्रीमेसी, कोई कम नहीं है, कोई किसी के ऊपर नहीं है, कोई किसी के अंडर में नहीं है। दोनों की अलग अलग फील्ड है। इंटरनेशनल लॉ की अपनी अलग फील्ड है और म्यूनिसिपल लॉ की या स्टेट लॉ की अपनी अलग फील्ड है। ये दोनों एक तरीके से सेपरेट हैं और अपनी अपनी फील्ड में स्वयं पूर्ण है, सेल्फ कंटेन्ड है। तो ये कह रहे हैं कि these two systems of law differ from each other on the following ground। ये कह रहे हैं कि कुछ इन्होंने कुछ ऐसे आधार बताए हैं जिनके आधार पर ये कहते हैं कि ये ग्राउंड्स हैं जिन पर ये कह सकते हैं कि ये अपने अपनी फील्ड में पूर्ण है और इनको एक दूसरे के साथ की जरूरत नहीं है, जो अकॉर्डिंग टू ड्यूअलिस्टिक थ्योरी। तो ये आधार आपको बताए हैं। तो फर्स्ट आधार हम इसका फर्स्ट जो इसका बेस है जिसके आधार पर ये कहते हैं कि दोनों अपनी अपनी फील्ड में सेपरेट है, ये इनको एक दूसरे के साथ हो नहीं है, ये तो अलग अलग है। तो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट ये कहते हैं जो अपना प्रूव ये करते हैं कि अलग अलग है। फर्स्ट रिगार्डिंग रिसोर्सेज, ये कहते हैं स्रोतों के संबंध में ये अलग अलग है। ये कहते हैं सुनिए, स्टेट लॉ के सोर्सेज स्टेट विद इन बाउंड्रीज, जो एक स्टेट की बाउंड्रीज है उसके अंदर जो कस्टम्स ग्रोन अप हुए हैं, जो आपकी प्रथाएं हैं या फिर उस स्टेट के सॉवरेन के द्वारा बनाए गए विधान या जो स्टैट्यूट्स हैं, या तो वहां की जो प्रथाएं हैं किसी एक स्टेट की और या फिर वहां के सॉवरेन या जो भी वहां पे संप्रभु है उनके द्वारा बनाए गए स्टैट्यूट्स या जो कानून है वो वहां पे प्रधान है, बड़े हैं। जबकि इंटरनेशनल लॉ मतलब वहां के सोर्स हैं वो, और जो इंटरनेशनल लॉ के सोर्स हैं वो क्या है, क्या हमने पहले भी सोर्सेज देखे थे इंटरनेशनल लॉ के, जो अलग जो बहुत सारी स्टेट्स हैं उनके द्वारा किए गए जो ट्रीटीज हैं, उनके द्वारा किए गई जो कन्वेंशंस हैं बनाए गए जो अभिसमय है, वो उसके आधार है। तो ये कह रहे हैं कि आधारों के जो इनके रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं, उसके स्रोत हैं, उनके आधार पर ये दोनों अलग अलग हैं। उसके अलावा ये कहते हैं कि रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स सॉरी विषयों के संबंध में, स्टेट लॉ जहां इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट एंटिटीज के बीच, ये कहते हैं कि जो दोनों के सब्जेक्ट्स हैं, दोनों के विषय हैं, वो भी अलग हैं। जो स्टेट लॉ है, जो राज्यों के कानून हैं, वो इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट एंटिटीज, जो निगमित इकाइयों और इंडिविजुअल्स के बीच के संबंधों को नियमित करते हैं। जो स्टेट लॉ है वो निगमित इकाइयों और इंडिविजुअल्स और स्टेट के आपसी संबंधों को नियमित करते हैं। और जो इंटरनेशनल लॉ है वो प्राइमरीली रेगुलेट्स रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स, वो राज्यों के आपसी संबंधों को रेगुलेट या विनियमित करते हैं। तो ये कहते हैं कि रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स भी ये दोनों अलग अलग हैं, इनके आधार अलग हैं। इसके अलावा ये कह रहे हैं रिगार्डिंग सब्सटेंस ऑफ लॉ, विधि के तत्व के संबंध में ये दोनों अलग हैं। दोनों के तत्व या एलिमेंट भी डिफरेंट है। ये कहते हैं स्टेट लॉ सॉवरेन द्वारा बनाई गई विधि है, जो संप्रभु है, स्टेट में कोई भी संप्रभु जो है उसके द्वारा बनाई गई विधि है स्टेट लॉ, और जो इंडिविजुअल्स पर अप्लाई होती है, जो वहाँ के जो सिटीजन हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उन पर वो अप्लाई होती है। और इंटरनेशनल लॉ के रूल्स इसके सब्जेक्ट्स के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। इनके सब्जेक्ट कौन है, इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट क्या है, स्टेट्स हैं। तो ये इसके स्टेट्स कैसे क्रिएट करते हैं लॉ को, आपस में ट्रीटी करके। जब आपस में जो राज्य हैं ट्रीटीज करते हैं, कोई संधियां करते हैं, तो वो इंटरनेशनल लॉ के उससे रूल्स और लॉज बनते हैं। और ये कहते हैं कि और खुद सॉवरेन्स पर ही वो लागू होता है। सॉवरेन कौन है, वहां के स्टेट्स हैं। तो स्टेट्स ही उसको क्रिएट करते हैं आपस में। स्टेट्स कैसे क्रिएट करते हैं, संधियां करके, और वो स्टेट्स के ऊपर ही, सॉवरेन्स के ऊपर ही वो लागू होता है। तो इसके अलावा ये कहते हैं कि रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांतों के आधार पर ये कैसे फर्क है, ये कहते हैं स्टेट लॉज का इसलिए पालन किया जाता है क्योंकि वे विधायिका द्वारा बनाए गए लॉज हैं। इसलिए स्टेट लॉ जो राज्य है वो क्यों किसी भी लॉ को फॉलो करता है या उसको मानता है, क्योंकि वो विधायिका द्वारा वहाँ की जो
आपकी संसद है उसके द्वारा, या कोई जो भी लॉ फ्रेमिंग वहाँ पे बॉडी है उसके द्वारा बनाई गई है, इसलिए वो उसको फॉलो करते हैं। जबकि इंटरनेशनल लॉ का पालन क्यों किया जाता है, ये कहते हैं पैक्टा sunt servanda के आधार पर। एक जो आपका लैटिन टर्म है पैक्टा sunt servanda, जिसका मतलब होता है संविदा सर्वथा पालनीय। अगर संविदा बनाई गई है तो उसको हर हाल में पालन उसका किया जाएगा, उसको पैक्टा sunt servanda का सिद्धांत कहा जाता है। तो इस प्रिंसिपल के आधार पर इंटरनेशनल लॉ को फॉलो किया जाता है। अब ये कहते हैं कि इसको अकॉर्डिंग टू, ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू फॉलोअर्स ऑफ डुअलिस्टिक थ्योरी, जो द्वैतवाद को मानने वाले फॉलोअर्स हैं, जो मानते हैं इसको, वो कहते हैं कि अगर दोनों लॉज में कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कुछ परेशानी आ जाती है, कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, तो म्यूनिसिपल कोर्ट्स में अगर वो मामला, अगर जिस मैटर पर कुछ परेशानी हुई है, वो मैटर अगर म्यूनिसिपल लॉ में लंबित है, किसी स्टेट लॉ में वो पेंडिंग है, तो स्टेट लॉज उस पर लागू होंगे। और अगर वो इंटरनेशनल लॉ में पेंडिंग है तो इंटरनेशनल लॉज उस पर लागू किए जाएंगे। अगर कोई झगड़ा या कोई मैटर में कुछ परेशानी आती है तो ये रूल फॉलो किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू ड्यूलिस्टिक थ्योरी के जो फॉलोअर्स हैं वो ऐसा कहते हैं। अब इसका ड्यूलिस्टिक थ्योरी या द्वैतवाद का क्रिटिसाइज भी इसको किया जाता है, ये कहकर कि इंटरनेशनल लॉ के जो फंडामेंटल या मूल प्रिंसिपल है, मूल जो सिद्धांत हैं, उनसे स्टेट्स अपनी इच्छा के विरुद्ध भी बाउंड होते हैं। ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होता कि स्टेट अपनी इच्छा से उसे माने या ना माने। कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरनेशनल लॉ के सिद्धांतों को स्टेट्स को न चाहते हुए भी फॉलो करना पड़ता है, वो उससे बाउंड होते हैं। इसके अलावा ये कहते हैं, इसका क्रिटिसिज्म करते हुए कहते हैं कि आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय विधि किसी व्यक्ति को भी उसके दोषपूर्ण कार्य के लिए दंडित करती है। द्वैतवाद सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति है उस पर इंटरनेशनल लॉ लागू नहीं होता, बट ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आज के समय में इंटरनेशनल लॉज जो हैं वो व्यक्ति पर लागू नहीं होते, क्योंकि आज एक इंडिविजुअल भी इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है। और थर्डली ये कहते हैं कि केवल पैक्टा sunt servanda, जिसको आप कहते हैं संविदा सर्वथा पालनीय, ये कहते हैं कि एक अकेला पैक्टा sunt servanda ही इंटरनेशनल लॉ का मेन प्रिंसिपल है, ये जरूरी नहीं है। आज और भी सिद्धांत या प्रिंसिपल हैं जिन पर बेस्ड है इंटरनेशनल लॉ। सिर्फ पैक्टा sunt servanda ही अकेला ऐसा सिद्धांत नहीं है जिस पर कि इंटरनेशनल लॉ बेस्ड है। तो द्वैतवाद के बाद हम देखेंगे मोनिस्टिक थ्योरी, जिसको एकात्मक आप सिद्धांत कहेंगे। मोनिस्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि पहले आपको बताऊं ये प्रोनाउंस किसने की। मोनिस्टिक थ्योरी वाज प्रोनाउंस्ड इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में इसके बारे में बात की गई, एकात्मक सिद्धांत के बारे में बात की गई। इट वाज पुट फॉरवर्ड बाय टू जर्मन स्कॉलर्स, दो जर्मन स्कॉलर्स थे, दो जर्मन विधिवेता थे, मॉसर एंड मार्टिन्स, इनके द्वारा इसे प्रोनाउंस किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन देयर एग्जिस्ट ओनली वन सेट ऑफ लीगल सिस्टम। ये कहते हैं यहाँ दो तरीके का द्वैतवाद नहीं है, दो तरीके के लीगल सिस्टम नहीं है। अकॉर्डिंग टू एकात्मक थ्योरी ये कहते हैं कि केवल एक तरीके का वन सेट ऑफ लीगल सिस्टम है, एक ही तरीके का विधिक सिद्धांत यहाँ पर है, जिसे कि कहा जाता है द डोमेस्टिक लीगल ऑर्डर, जिसको घरेलू विधिक व्यवस्था इन्होंने नाम दिया। ये कहते हैं कि according to monistic theory, municipal law as well as international law are parts of one universal legal system. ये कहते हैं एक ही सार्वभौमिक विधिक व्यवस्था है जिस पर कि अंतरराष्ट्रीय विधि और जो स्टेट लॉज है, म्यूनिसिपल लॉ है, वो बेस्ड है। ये कहते हैं यूनिवर्सल लीगल सिस्टम अकेला है जिसका सर्विंग द नीड्स ऑफ द ह्यूमन, one part of one international law are parts of one universal legal system serving the needs of human community। और जिन दोनों का जो ये दोनों हैं, इंटरनेशनल लॉ जो एक मोनिस्टिक थे, ये क्या नाम है आपका, म्यूनिसिपल लॉ है, ये दोनों का ही एक ही एम है, और वो एम है लोगों की, मानव जाति की नीड्स को पूरा करना। तो ये सुनिए, सभी विधियों का निर्माण मनुष्यों के लिए ही किया गया है। राज्य विधि उन पर प्रत्यक्ष बंधनकारी होती है। राज्य विधि का मतलब कोई भी स्टेट लॉ अपने इंडिविजुअल्स पर, अपना इंडिविजुअल कौन होते हैं, जो सिटीजन्स हैं, तो उन पर वो प्रत्यक्ष रूप से लागू होती है। और जो इंटरनेशनल विधि, इंटरनेशनल लॉ जो है वो उन इंडिविजुअल्स पर, किसी भी स्टेट के इंडिविजुअल्स पर डायरेक्ट नहीं होती, तो इनडायरेक्ट रूप से लागू होती है। क्यों? क्योंकि वो स्टेट के थ्रू लागू होती है। इंटरनेशनल लॉ
लॉज लागू होते हैं एक स्टेट पर, और स्टेट किस पर लागू, स्टेट के लॉज किस पर लागू होते हैं, एक इंडिविजुअल पर। तो अल्टीमेटली जो ये कहते हैं एकात्मक सिद्धांत के फॉलोअर्स कहते हैं कि जो लॉज बनते हैं, भले ही वो इंटरनेशनल लॉ, भले ही वो म्यूनिसिपल लॉ, स्टेट लॉ, वो बनता किसके लिए है, एक इंडिविजुअल के लिए। तो सुनिए, ये कह रहे हैं इंटरनेशनल लॉ स्टेट्स को रेगुलेट करती है। तो स्टेट है क्या, जो अगर इंटरनेशनल लॉ स्टेट्स को रेगुलेट करती है, आपस में स्टेट्स के संबंधों को विनियमित करती है, तो ये कहते हैं एकात्मक सिद्धांत के फॉलोअर्स कहते हैं कि स्टेट है क्या, स्टेट क्या है, ऐसा एक संगठन है जो व्यक्तियों से संगठित होता है। तो स्टेट बना तो व्यक्तियों से ही है, तो एक ऐसा संगठन जो व्यक्तियों से संगठित होता है। तो इंटरनेशनल लॉ भी एंड में स्टेट लॉ की तरह ही व्यक्तियों पर ही बाइंडिंग, मतलब बाध्यकारी होता है। तो ये कह रहे हैं कि अंत में जाकर जो स्टेट है वो भी तो एक व्यक्तियों से ही मिलकर बनता है। तो अगर ये कहना कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो केवल स्टेट्स पर लागू होता है या अप्लाई होता है, तो ये कहना भी एक तरीके से यही है कि वो व्यक्तियों पर लागू होता है, क्योंकि स्टेट क्रिएट किससे होते हैं, बनते किससे, लोगों से ही। तो इनका मानना है कि एक ही लॉ है ये जो व्यक्तियों के लिए ही बना हुआ है। तो ये कह रहे हैं इसलिए दोनों का ही लक्ष्य मूल रूप से मानव कल्याण है, इसलिए दोनों ही सिस्टम्स में कोऑर्डिनेशन होना है इनके अकॉर्डिंग बहुत जरूरी है, दोनों ही लॉज में समन्वय होना बहुत जरूरी है। फिर भी अगर दोनों प्रणालियों में कभी विरोध होता है तो ये मानना होगा कि प्रत्येक प्रणाली अपनी अधिकारिता के नियमों से बाध्य है। मतलब ये कि अगर दोनों में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, अगर कभी कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट या परेशानी होती है तो दोनों अपनी अधिकारिता के दायरे में रहे, अधिकारिता का मतलब अपनी ज्यूरिसडिक्शन में रहे, जहां जिसका ज्यूरिसडिक्शन है, जिसकी अधिकारिता है, वो अपनी अधिकारिता में रहकर कार्य करे। इसके अनुसार कोई भी सुबॉर्डिनेट नहीं है और कोई भी सुप्रीम नहीं है, ये कहते हैं। अब ये दोनों थियरीज हो गई। इसके बाद हम इंडियन प्रैक्टिस देखेंगे कि इंडिया में किस चीज को फॉलो किया जाता है। तो थोड़ा सा इंडियन प्रैक्टिस या भारतीय अभ्यास हम देखेंगे। ये कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51, अंडर आर्टिकल 51 में ये प्रोवाइड्स द जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं कि आर्टिकल अनुच्छेद 51 में विश्व के प्रति भारत की सामान्य बाध्यता के लिए प्रावधान किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि विश्व के प्रति भारत की सामान्य बाध्यता, कि विश्व के प्रति क्या भारत किस तरीके की नीति अपनाएगा, पूरे विश्व के प्रति किस तरीके के किन किन बातों को वो फॉलो करेगा या मानेगा, तो वो बताएंगे। ये कह रहे हैं कि इसके अनुसार राज्य ये प्रयास करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा में वृद्धि हो। नंबर 1, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51। और ये क्या कह रहे हैं, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध बना रहे। ये कह रहे हैं मेंटेन जस्टिफाई एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। और ये क्या कहते हैं, भारत क्या भारत प्रयास करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं को राज्यों के परस्पर व्यवहार में आदर मिले, रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन इन द डीलिंग्स ऑफ स्टेट्स। और क्या करेगा भारत, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का माध्यस्थम द्वारा निपटारे को प्रोत्साहन देगा, एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। ये सब भारत की तरफ से विश्व के प्रति ये बाध्यता अपनाई गई है कि भारत इन बाध्यताओं को अपनाएगा। और ये अनुच्छेद जो ये आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, जो भाग 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, उसके भाग 4 में, जिसमें कि आपके वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, यह अनुच्छेद कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में इंक्लूड किया गया है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बताता है। और ये आर्टिकल 37, जो आर्टिकल 37 है, वो कहते हैं आर्टिकल 37 सेज दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। ये कह रहे हैं कि ये राज्य की, एक स्टेट की ड्यूटी होगी कि आर्टिकल 37 के अकॉर्डिंग ये एक स्टेट की ड्यूटी होगी कि इन प्रिंसिपल्स को वो अपने लॉज को क्रिएट करने में अप्लाई करेगा। तो एंड में आप ये कहेंगे कि बोथ लॉज, दोनों जो इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ है, बोथ लॉज हैव बीन मेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन डिफरेंट एरियाज।
ये जो दोनों लॉज हैं ये एक इंडिविजुअल की, एक व्यक्ति की समस्याओं को दूर करने के लिए और उसे अधिकार देने के लिए, उन्हें उनके हितों की सुरक्षा के लिए ही बनाए जाते हैं। अगर स्टेट्स इंटरनेशनल लॉ के रूल्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, देन रिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स वुड ऑब्वियसली बिकेम टेंस, दोनों के बीच के संबंध टेंस्ड हो जाएंगे, सही नहीं रहेंगे। एंड द हाई आइडियल्स ऑफ मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी वुड बिगिन टू लुक लाइक यूटोपियन। वो कह रहे हैं कि अगर दोनों के संबंध सही नहीं रहेंगे, आपस में वो सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं रहेंगे, तो जो एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व, पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जो प्रयास करने का जो आइडियल एक हमारा एक आइडियल है हमारा, जो एक हमने पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्रण लिया है, वो हम कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे और ये एक कल्पना बनकर रह जाएगा। तो दोनों ही जो रिलेशनशिप है दोनों में वो बहुत सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, तभी विश्व में शांति और सुरक्षा कायम रह पाएगी। दिस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन, आई थिंक